أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आइए अब हम इस बात का शुरुआत करते हैं। ये एक सियासी जो चहल पहल हमारे शहर में मचा हुआ है उस सिलसिले में शुरू करते हैं, और हम अपनी बात बहुत मुख्तसरन रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं ताकि सारे लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। पहली बात तो ये है कि एक खलफशार ये मचाई जा रही है कि भाई ऐसा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि दो ग्रुप है, जैसे एक यहूद का हो और एक नसारा का हो। जो उधर गया वो यहूद और जो इधर रहा वो नसारा या ईमान वाला। एक खलफशार, उनसे पूछिए कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी से आने का हमको डर बैठा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते क्या हैं? सिर्फ डराना या कुछ अमली तौर पे भी करना? यही वो एनसीपी है, यही वो एनसीपी है जो अभी नागालैंड के अंदर डिप्टी स्पीकर किसका है? एनसीपी का है। 7 सीट वहां पर एनसीपी की है, शरद पवार जी की है, और वो बीजेपी के साथ मिलकर के वहां हुकूमत में है। और उनको क्या इख्तियार है कि वो ये कहे कि हम बीजेपी से हम जो है वो डरा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी और तुम्हारा मस्जिद नोच देगी और लाउडस्पीकर उतरवा देगी और कानून बदल देगी। अरे ये बीजेपी पिछले 10 साल से यहीं पर मोदी सरकार की हुकूमत है, और यहां पर जो हिम्मत रखते हैं, चाहे वो एनआरसी का हो चाहे वक्फ का हो, हम उनके साथ खड़े हुए लड़ रहे हैं। ये अवाम है। हमको डराओ मत किसी से, अपनी रोटी मत फेंकने की कोशिश करो तुम ये कह करके कि बीजेपी आएगी, जब तुम्हारी राजनीति ये है और नीति ये है, राज करने की तुम्हारी नीति है, इसके अलावा कोई दूसरी नीति नहीं है। जहां राज करने की नीति है वहां पर तुम बीजेपी के साथ, नागालैंड में तुम हुकूमत के साथ हो, और यहां पर जब तुम्हारी नीति होती है तो हमको ऐसे डराते हो जैसे मां छोटे बच्चे को जब रोता है रात में तो कहती है भूत आ जाएगा, जिन्नात आ जाएगा, सो जाओ, दूसरे आ जाएंगे, कुछ अलग अलग अल्फाज से कहा जाता है। वैसे ही हमको डराया जाता है और धमकाया जाता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये कहना चाहते हैं वो कि साहब हम आपकी आवाज बने, हम ऑनरशिप नहीं रखेंगे बल्कि वो हमारी ऑनरशिप अपने पास रखेंगे, और हमें जो है सिर्फ वोट बैंक समझ कर करके वोट बैंक हमको बना करके रखना चाहते हैं। हम इसके मुखालफत करते हैं सरासर उनकी। हम अपनी आवाज खुद बनना चाहते हैं। वो सब इधर उधर की बात ना करें कि फला जगह हमने बोल दिया, वहां आपकी आवाज आई थी, वहां हमने बोल दिया, वहां बोल दिया। अरे भैया एहसान किए हो क्या? ये फॉर्मेलिटी जहां भी जो भी लोग आते हैं, किसी मुस्लिम इलाके से भी अगर उनका होता है तो वो फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर ऐसे होते हैं जहां पर मुसलमानों के वोट से नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद जब मुसलमानों का हिमायत करते हैं तो उसको काउंट किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। लेकिन जब आप यहीं से आए हैं और आपका बोलना और आपका आगे बढ़ना, 2-4 अल्फाज का देना, वो उसे एक फॉर्मेलिटी हम मानते हैं। आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि क्या उन्होंने यहां के लोगों का डेवलपमेंट किया है? क्या बिना कोई वक्त लिए हुए डेवलपमेंट किया है? क्या डेवलपमेंट 3 चीज का नाम है। सबसे पहले इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला इकोनॉमी, हेल्थ को कभी पहले लिया जाता है, कभी एजुकेशन को बाद में लिया जाता है, तो वही हमारा सीक्वेंस भी है। दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग चीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग चीज होती है। इसको जरा हम समझें कि डेफिनेशन दोनों का बहुत अलग अलग है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे अगर इकोनॉमी की, आपका बच्चे हैं तो आप उनके लिए क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अच्छी तालीम। सबसे पहले इकोनॉमी चाहेंगे कि घर में इतना कहीं से खाना पीने का ये हो जाए जिससे हमारा घर अच्छे से चलने लगे। ये सबसे पहले इकोनॉमी होती है। पिछले 5 साल से वो नहीं है। 1 बार रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे हैं। कभी एक छोटी सी कोशिश इसकी की है कि क्या हम यहां पर कॉटेज इंडस्ट्री,
जैसे बहुत जगह है ना, आप सुना होगा, अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, मेरठ में है, धारावी में है, कॉटेज इंडस्ट्री है। इसको हम कभी फरोग देने की कोई पहल भी की हो या उस पर कभी बात भी की हो, वो एक टर्म नहीं था, 3 टर्म था। 3 टर्म में कभी आपके इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की नहीं। आपके बच्चों को कोई जॉब मिला, जॉब मेला के नाम पे हमेशा बड़े बड़े बैनर लगे हैं, लेकिन जॉब मेला के बाद कभी भी आपने देखा कि ये एक भी बोर्ड लगा हो कि ये फला फला साहब है, हमारे जॉब मेला में ये लोग सिलेक्ट हुए हैं, ये उनका पता है, इस कंपनी में गए हैं और उनकी सैलरी ये है? कोई आपने आज तक पत्रकार ने कभी यहां इस शहर में पिछले 15 साल में देखा है क्या? जॉब मेला, जॉब मेले के नाम से आपने बेवकूफ बनाया। कभी देखा है किसी ने जॉब मेला में भी मिला हो? नहीं। 2 चीज तो नहीं दी। नुकसान कैसे किया? एक बच्चे को किसी घर में हम जॉब तो नहीं दे रहे हैं, नुकसान कैसे कर रहे हैं? यहां पर रोड वाइडनिंग के नाम पे बहुत से लोगों का घर उजाड़ दिया गया, जो ब्रिज के जरिए पाट करके भी काम चल सकता था। इससे कम चौड़ा आप जाएंगे कलकत्ता और दूसरे इलाके, जैसे जामा मस्जिद नेशनल हेरिटेज है, उसके पीछे चावरी बाजार जो हिंदुस्तान का सबसे बिजिएस्ट मार्केट है, वहां पर आप जाके देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि बगैर रोड को चौड़ा किए हुए भी काम चलाया जा सकता था। आप, इसका मतलब है कि आपने दुनिया अभी देखी नहीं थी और आपने उसको रोड वाइडनिंग के नाम पे इतने लोगों का घर उजाड़ दिया, इकोनॉमिक हमारा तबाह आपने किया। दूसरा, जो आने वाला था उसको रोक दिया आपने, जैसे स्लॉटर हाउस, एक बड़ी तादाद यहां पर हमारे लोगों की लग जाती इकोनॉमी में, उसको आज 15 साल हो गए, आपने उसके ऊपर कोई काम सीरियसली नहीं किया। इधर का जमीन उधर, उधर का जमीन इधर, और लेटर देते हैं कि इससे कम में भी स्लॉटर हाउस बन सकता है, लेटर देते हैं। ये किया। चलिए, हम कहते हैं कि ये सब भी नहीं करते तो आप जीरो पे होते। एक ग्राफ अगर बनता है कि इकोनॉमी का, तो आप जीरो पे रहते, जीरो पे, कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम आपके घर के बच्चों को, हमने कोई रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन हम आपके बच्चे को नशे का आदी बना दिया, तो अब बताइए कि उनको हम प्लस ऊपर ले जाए कि नीचे ले जाए? ये हमको बता दीजिए आप। बजाय आपको देने के, आपका लेना शुरू कर दिया, आपके बच्चों को ऐसा बना दिया जो अब जिंदगी भर किसी काम के लायक नहीं बचा। तो अब इससे गिरी हुई और घटिया कोई बात होगी? बताइए। आप जॉब तो नहीं दिया, उस आदमी के दर्द को जाके आप सुनिए, जिसके घर में एक बच्चा अच्छा खासा होनहार होता था और वो आज ड्रग्स के इसमें मुब्तला हो गया। अब उसके घर वालों की परेशानी को आप समझिए कि वो कितना परेशान है। वो सोचता है कि इसकी जिंदा, जो ये जिंदा लाश बन करके रह गया है। आप उनके दर्द को जाके समझिए। आपको 5 साल, हम कहते ये नहीं है कि जितेंद्र औहाड यहां पर ले करके आए नशा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। हाँ, लेकिन आपके छत्र छाया में फरोग जरूर हुआ है, और उसमें सिर्फ जितेंद्र औहाड ही नहीं शामिल है, बल्कि हमारा ये इल्जाम है कि हमारे अपने कॉर्पोरेटर भी शामिल थे। दूसरे को सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं ठहरा देंगे। हाँ, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी 15 साल में? 15 साल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कम से कम उनको कोशिश तो करनी चाहिए थी रोकने की। कितनी कोशिशें उन्होंने सिंसियर एफर्ट किया, ये बताइए। सिंसियर एफर्ट किया हो कि हाँ, हमको इसको रोकना है। 5 साल आया गया नहीं, 15 साल से आप है, और आपके आने के बाद यहां बहुत फरोग हुआ है। आप कम से कम कोशिश तो किए होते। इंसान की कोशिश पर ही सब सारे के सारे मामले होते हैं। आपने कोशिश कब किया कि उसको रोक दिया जाए? तो ये है हमारे इकोनॉमिक। डिटेल में नहीं जाएंगे, जब कभी किसी को सुनना होगा तो मैं आधा घंटा एक एक टॉपिक पर आपको बता देंगे। तो इकोनॉमी के मामले में आप उनको प्लस पॉइंट देंगे या माइनस देंगे? बताइए। माइनस में दे रहे हैं हम, माइनस। आइए बताते हैं अब हम हेल्थ का मामला। बहुत लंबा है कहानी, शायद आप सबों से वाकिफ है। आने वाला था एक, अगर हम यहां की आबादी 6 लाख मान लें, तो यहां पर मोर देन 400 बेड का एलिजिबिलिटी है। कहां? मुमरा अकेला मोर देन 400 बेड्स।
मैं एज ए हेल्थ एक्सपर्ट बोल रहा हूं, उससे भी ज्यादा है, जिसमें पीएससी सीएससी बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ पर रूरल में आता है, तो यहाँ पर हर 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक 6 बेड होना चाहिए था, 6 बेड का हर 30,000 पॉपुलेशन पे। आपको पूरा कहानी मालूम है कि एक हॉस्पिटल कैसा बनना था और फिर उसको घटा के कैसे किया गया, और यहाँ पे 50 बेड पे करने के बाद ये गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी नहीं चलाएगी, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये आपको चलेगा। और आइंदा ये जो हॉस्पिटल है सिर्फ उन लोगों का यानी यहाँ पे इलाज होगा जो इसकी जो डिजीज यानी कि स्कीम के तहत आती है। हर बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसकी बड़ी कहानी है कि ये स्कैम कैसे चलेगा, वो बहुत कहानी, उसमें हम नहीं जाएंगे। हेल्थ का ये हालत है, जब हमने आवाज लगाई थी कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, हम कहा कि आपने उस पर लब्बैक नहीं कहा, पूछने की कोशिश नहीं की, और वो गवर्नमेंट के तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने उसके ऊपर कान भी नहीं धरना समझा और इसको पीपीपी में ले गए। अगर ये म्यूनिसिपैलिटी चला लेती कम से कम 3 साल, तो था कि आज नहीं तो 4 साल 5 साल के बाद ये मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो सकता था। जैसे आपको कूपर हॉस्पिटल के ये सारे के सारे हॉस्पिटल पास्ट में सब के सब मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट हुए हैं, वैसे हो सकते थे। लेकिन आपने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 20 साल, हमको तो लगता है कि मेहदी भी आ जाएंगे, दज्जाल भी आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब हम इससे फारिग कर दिया हमको, तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है इसका जिम्मेदार? खत्म कर दिया आपने, एक लॉलीपॉप दे दिया। जिस लाइब्रेरी के बारे में मैं कह रहा था, पिछले पूरे कैंपेन चलाया था कि एक 7 स्टोरीड और 8 स्टोरीड होगा, एक होगा आईआईटी वालों के लिए, एक होगा मेडिकल वालों के लिए, एक होगा सिविल सर्विसेज वालों के लिए, एक होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, एक बैंकिंग सेक्टर के लिए, एक रेलवे सेक्टर के लिए, 3 जनरल फ्लोर होगा, उसके बाद मस्जिद होगी और नीचे जो है बड़ा सा हॉल होगा, कन्वोकेशन हॉल की तरह, जहां पर कोई आकर के महीने में 1-2 लेक्चर 2000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो उसके नाम पे एक छोटा सा लाइब्रेरी का एक लॉलीपॉप दे दिया है। समझ रहे हैं आप? ये खेल चल रहा है एजुकेशन के नाम पे। एक उसने कोई 15 साल में एक स्टेप बढ़ाया हो, करना तो छोड़ दीजिए, कोशिश सिर्फ की हो, कोशिश। हम उनके होने ना होने पर नहीं कह रहे हैं, एक छोटी कोशिश आप लोग वो किसी डिबेट में आ जाएं, बैठे कहें कि ये मैंने कोशिश की थी एजुकेशन के लिए, ये कोशिश की थी हमने इसके लिए, हेल्थ के लिए, ये कोशिश की हमने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसे नजरअंदाज किया है उस शख्स ने। आप कहते हैं उनका हमारा तो नुकसान कर दिया। नरेंद्र जी, दामोदर दास मोदी और जितेंद्र आव्हाड, नरेंद्र और जितेंद्र में जितेंद्र थोड़ा ऊपर है, नरेंद्र थोड़ा नीचे है। दोनों के 8 वर्ड्स हैं, दोनों के 8 वर्ड्स हैं। नरेंद्र जी क्या करते हैं? अपने अपोजिशन से अगर नाराज है, कोई मेरा दुश्मन बन रहा है, तो झूठे केस में फंसाते हैं, बदनाम करते हैं, तकरीरों में करते हैं या नहीं करते हैं? एफआईआर फिर करवा देते हैं, करवाते हैं ना, उनके बड़े बहुत सारी चीजें हैं, और जो भी चीजें हैं हिंदुस्तान की धरोहर उसको बेच देते हैं। यही तो सुना होगा ना आपने, ये रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सारा चीज सुनते होंगे, सब कुछ सुनते हैं ना। तो अगर ये बन जाते ना, तो ये नरेंद्र के भी ऊपर होते, अल्फाबेटिकली तो ऊपर है ही है जितेंद्र, ये उनसे भी ऊपर होते। इन्होंने क्या किया यहाँ के अपोजिशन को? मैं जब खड़ा हुआ, मेरे ऊपर झूठे 3 इल्जाम लगाए, उनको मैसेज पहुंचा दीजिए कि कल ही वो जगह पहुंच जाए जहां पर मुझे बिजली चोरी का और हमारे ऊपर नौकरानी को पैसा न देने का 3-3, 4-4 महीने झूठे इल्जाम लगाए थे, वो आकर के साबित करे, अवाम के सामने कहे कि हाँ ये आदमी चोरी किया था। ये आपको बदनाम करने की साजिश है। जब कभी पत्रकार से होता है तो पत्रकार के ऊपर फंसा देते हैं, उनको बदनाम करते हैं। जब हमारे सैफ पठान के ऊपर हुआ, वो तो जिना से लेके दूसरे कई चीजें लगा दिया इल्जाम है, और उनके ऊपर गलत एफआईआर किया। उनके में इनमें कोई फर्क लग रहा है? सब नहीं, बुरा मत मानिएगा। जैसे मोदी जी के कुछ लोग पत्रकार, उनके
भक्त होते हैं कुछ वजह से, आप लोग समझ रहे हैं, वही वजह तकरीबन यहाँ भी होता है, सारों लोगों के साथ नहीं, कुछ तो बड़े अच्छे लोग भी हैं। आज तक मैं तो अपना बताता हूं कि पिछले 10 सालों में कोई पत्रकार ने हमसे कभी उम्मीद भी नहीं रखी है 1 रुपए की, ना आज तक मैंने किसी को 1 रुपए दिए हैं। यहाँ के पत्रकार भी अच्छे हैं, लेकिन खरीदने की कोशिश तो जारी रहती है। अब आइए कि भैया वो सब चीज का प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, तो यहां पर भी तो क्या छोड़ा है वो बता दीजिए। क्या छोड़ा है? कचरा से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी तक, कचरा से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक सब कर दिया। कचरा का उठाने का क्रिस्टल को दे दिया। जाके मालूम कीजिएगा कि क्रिस्टल का मालिक कौन है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्रिस्टल का मालिक कौन है आप जाके पता कीजिए, कौन आदमी है, किसको मिला है, उसका कॉन्टैक्ट किसके पास है, इसको प्राइवेट कर दिया, हॉस्पिटल को प्राइवेट कर दिया। और यहाँ पर हमारा MSEDCL था, इसका पूरा का पूरा आपको पता है कि वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये टोरेंट कंपनी जो है NCP को भर भर करके, है ना, क्या देती है, डोनेशन देती है, इनको देती है, जाकर के देख लीजिए। और ये अपने फायदे के लिए लाए और कहते हैं रशीद कंपाउंड में जाके, भाई आप लोग कहते हो इस मर्तबा अपने आदमी को, अपने आदमी को, अपने आदमी को, क्या मैं आपका अपना नहीं था? क्या मैं आपका अपना नहीं हूं? अरे खुदा की कसम, तुमको यहां मुंब्रा के लोगों ने 15 साल अपना समझा, 15 साल तक तुमको अपना समझा, लेकिन तुमने कभी उनको अपना नहीं समझा। वो कौन आदमी है, वो कौन आदमी है घर का जो अपने बच्चे के लिए तो ये सोचता है कि एक कार का जो है शोरूम और उसकी डीलरशिप मिल जाए, और अपने घर के बच्चों के लिए जिसको अपना समझा तुम उसको नशा का आदी बनाते हो। ये कौन सा अपनापन है? हमको समझा दो आज। ये अपनापन है तुम्हारी? ये अपनापन है? इस अपनापन पे तुमको दिया जाएगा? हमने तुमको अपना समझा था, तुमने कभी हमें अपना नहीं समझा। तुमने हमको हमेशा शिकार बनाया, हमको वोट बैंक समझा। तुमने टोरेंट ला करके दे दिया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यहां जो गरीब जनता परेशान है टोरेंट से या दूसरी चीजों से, उससे जाकर के पूछो। इसलिए हमने तुमको हमेशा अपना समझा, तुमने हमको हमेशा नहीं अपना समझा। तुमने हमें हमेशा धोखा दिया यहां रह करके। अब हम तुमसे खैराबाद और गुड बाय करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश में। बाकी तुम आ जाओ अगर सत्ता में, तो समझना कि तुम्हारी मुकद्दर है, अल्लाह ने तुमको बना के भेजा होगा, ठीक है। और हमारी अमाल ऐसे होंगे, वरना हम तो अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला कि तुमको कोई वोट ना दे। ऐसे आदमी को वोट देगा जो आपके घर में यहां रह करके आप उनको नशा का आदी बनाते हो, वैसे आदमी को वोट देना। आप सोच लो, जिस नशा को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू में कदम उठाया था, वो नशा तुम यहां ला रहे हो। अगर तुम नहीं भी लाए थे तो बंद करने की कोशिश तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इतना ही नहीं है। आप अपने घर के बच्चियों का सौदा करेंगे। मुझे बहुत दिनों से पता चलता था मुझे बहुत से 25-10 साल में लोगों ने कहा, फला कॉर्पोरेटर, जब कुछ औरतें जाती हैं बेचारी मजबूर होकर के किसी वजह से आपसे हेल्प लेने के लिए, फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये मैं बहुत दिन से सुनता था, लेकिन आज से 2 दिन पहले एक साहब ने कहा कि ऐसी सी बात है, एक लड़की का ये है मसला है। वो कहती है, बहुत से लोगों का, 2-3 लोगों का नाम बताया, वो है। बहरहाल एक लड़की ने मुझसे डायरेक्ट बात हुई, मुझसे सीधा फोन पे बात हुई। उसने कहा, उनसे ही जरिए उनके फोन पे हुआ, और कहा कि हजरत ये समझ लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे जाती थी फला जगह, और ये लोग कांटेक्ट में आए, और ये लोगों ने फिर मुझे यहां पर बुलाने और इन सब चीजों की कोशिश की। और मैंने कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, और जिस तरीके से मैं हूं बहुत सारे लोग और भी लड़कियां फंस चुकी हैं, लेकिन मैं किसी पर इल्जाम लगाने वाला नहीं हूं जब तक उसका कोई हमारे पास पक्का सबूत ना हो। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं। हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने अपने जज्बात को रखने का पूरा हक है। और हमने आपको एजुकेशन, आपको हेल्थ, इकोनॉमी बताई
बता दिया कि अपने बेटे के साथ अपनी बेटी का जब हो तो दूसरे का आप मदद लेकर के, फडणवीस जैसे लोगों का मदद लेकर के आप अपना शोरूम मारुति का खोल लेते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त होता है तो हमारा जो आया हुआ माल था, यानी कि जिसको कहते हैं कि स्लॉटर हाउस, उसको रोक दिया और नशे में डाल दिया। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। आए मुमरा के लोगों, तुम आदी हो गए हो घड़ी पर निशान लगाने के। जब घड़ी ने हमारी घड़ी नहीं बदली, हमने आदमी बदल दिया। यानी वक्त घड़ी नहीं बदली, यानी हमारा वक्त नहीं, अच्छे दिन नहीं आए हमारे, हमने वो आदमी बदल दिया है। जाना 20 तारीख को और जा करके 2 नंबर का बटन जहां है वहीं जा करके लगाना, नहीं तो 1 नंबर का बटन तुम्हारा बैंड बजा देगा, बैंड बजा देगा, बैंड बजा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा एक सवाल था, मेरे पास यासीन कुरैशी, नासिर मेन साहब के लोग आए थे, बोले मुन्ना भाई तुम्हारा क्या मसला है, आवाज़ सबका बैठ के ख़त्म कर दो। मैं बोला मेरे को बात नहीं करना है, जाने दो, मेरा आखिरत का मामला है, मैं आखिरत के इससे सौदा नहीं करता हूँ। तो बोले एक दिन ले लो, फ़ोन ले लो। पहला भी इसने कपड़ासन के ऊपर से गाली गलौज किया था। तो उस दिन भी फ़ोन जैसा मेरे हाथ में दिया ना, तो कपड़ासन को गाली देने लगा। कब्रस्तान को गाली देने मतलब यासीन अल्लाह अकबर, अल्लाह, मेरी दिमाग बहुत ख़राब है। मैंने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। जब राम जी ने वो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया, इसने, मैं कल मुफ्ती साहब से पूछा, जो कब्रस्तान में महरूम लोग को लगेगा क्या ये जगह किसकी है? तो ये जगह जो है वक्त की है, अल्लाह की, जो अल्लाह की जगह। इसने अल्लाह की इसमें गुस्ताखी किया, जो उसने गंदे वर्ड बोला, तो इसने अल्लाह की इसमें गुस्ताखी किया। तो अल्लाह के इसमें गुस्ताखी किया तो हम उसको साथ देंगे क्या? जो अल्लाह के इसमें गुस्ताखी किया, मैं हल्फ लेके बोल सकता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ, इसने अल्लाह के इसमें गुस्ताखी किया। और वो शैतान ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम तो बिल्कुल नहीं मालूम, वो शैतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका बदला अल्लाह जरूर लेने वाला है इंशाल्लाह। और इसके साथ भी अल्लाह जरूर लेने वाला। जस्ट मेरे को इतना ही बात करना है, इसने अल्लाह के इसमें गुस्ताखी किया है, मैं हल्फ लेके बोल सकता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ। तो ये सच को हम साथ देना है या नहीं देना है, तुम्हारी लोग। सबसे पहले मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ कि आपके पास ये जो मोबाइल है और इसमें अगर कुछ खराबी है तो आप इसको बनाने के लिए किसके पास लेके जाएंगे? मोबाइल बनाने वाले के पास या किसी और को दे देंगे? आप ये लोग मुझे पहले बताइए। आप मोबाइल बनाने वाले के पास। तो आज हम कौम व मिल्लत अपने दीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो आप अपने शरीयत पे, आपके दीन पे, अपने दीन के मामलात को किसके पास लेके जाएंगे? उसके पास जो आपके दीन पे यकीन रखता है, ईमान रखता है, उसके पास, या किसी और के हाथ में दे देंगे? आप मुझे पहले इतनी सी बात पहले बता दीजिए। आप एक छोटा सा मोबाइल की जिम्मेदारी जिसकी जानकारी वो नहीं रखता है, आप उसके हाथ में नहीं दे सकते हैं। तो आप अपने कौम मिल्लत की जिम्मेदारी किसी गैर के हाथ में कैसे दे सकते हैं जिस पर उसका यकीन नहीं हो? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हो सकता है हमसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसको सदके दिल और शिद्दत से करने के लिए उस पर यकीन और ईमान होना बहुत जरूरी है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूं, किसी को कम नहीं कहता हूं, लेकिन मैं मेरे दिल की बात कर रहा हूं। पिछले साल मेरे बिल्डिंग से एक लेडीज की इंतकाल हो गई थी। बारिश का मौसम था, उनको एमएम वैली कॉम्प्लेक्स में मैयत के लिए लेके गए। चूंकि मैं मेरी बिल्डिंग का चेयरमैन भी हूं, तो मैं वहां पे था। तो हालात ये थे कि कब्र खोदा जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, एक बाल्टी पानी निकाल रहे और भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। 2 घंटे हो गए, बारिश हो रही है, लोग खड़े हैं, पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा है। लास्ट में हम लोग ने उस मैयत को दबा के दफन करना पड़ा। तो हम मुस्लिम इलाकों में रहते हैं और हमारी ये हाल है, इसका जवाब कौन देगा? आज हमारे उलमाए किसी की भी हिमायत करने की बात करते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि पहले आप आते, हमसे हमारे हाल पूछ लेते, फिर आप हिमायत करने की बात करते हैं।
आप आइए, हमारे हालों को जानिए और फिर उनसे उनके बाद कहिए कि आपको किसके साथ खड़ा रहना है, किसको हिमायत करना है। मैं ना कोई बड़ी बात करूंगा और ना ही कोई झूठे वादे करूंगा, लेकिन मैं इतना आप लोग से जरूर कहूंगा कि आपके लिए, आपके किसी मसले के लिए नजीब भाई को बुलाना हो, करना हो, उसकी जिम्मेदारी अजहर सैयद लेता है। मैं किसी कौम और मिल्लत और किसी आवाम का वादा नहीं करता हूं। मुझे मेरे भाई नजीब मुल्ला पे यकीन है और मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोग से इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, आप तमामी हजरात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल करके इस मजमे में शिरकत फरमाई। यहाँ आने का मकसद और मंशा हम लोग जानते हैं। जिस तरह भाई नजीमुल्लाह साहब ने ये 2024 के चुनाव में आप उम्मीदवार की एक हैसियत से खड़े हुए हैं कौसा मुमरा और कलवा थाने महानगर पालिका से, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को 15 साल दी और उन्होंने मुसलमानों की तालीम और मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस के लिए और खानकाहों के लिए उन्होंने क्या काम किया हम और आप जानते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने इस मुमरा कौसा के अंदर हमारे जवानों, नौजवान बच्चियों के अंदर से और जवान लड़कों के अंदर से वो नशा, जिस नशा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, उस नशा को आपने रोकने की कहां तक कोशिश की। और जिस तालीम को अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले उम्मत मुस्लिमा को यह सबक दिया कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, उस तालीम के बारे में डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने क्या आवाज उठाई और क्या काम किया हम सब जानते हैं। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से यह दरख्वास्त करता हूं कि एक मुस्लिम उम्मीदवार है, ईमान वाले भाई होने के हैसियत से हम उनका साथ दें और साथ देंगे तो आने वाला मुस्तकबिल में यकीनन मुझे उम्मीद है यह हमारी आवाज हमारे लिए कामयाबी का रास्ता खोल सकता है। और भाई नजीमुल्लाह साहब अगर जीत करके आएंगे तो कौसा मुमरा के अवाम और समाज, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो सबके लिए फायदा और सबके लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा। मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को भाई नजीमुल्लाह साहब को जितना हो सके, जहां तक हो सके, कोशिश करके उनको जिताने की कोशिश कीजिए। और खुसूसन हमको इस बात की भी कोशिश करनी है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जीत होती है। उसी के साथ हमें अल्लाह से भी लौ लगाना है और अल्लाह से मांगना है, अल्लाह मैं उस माँ बाप का बेटा हूँ जिस माँ ने मुझे आंचल में रख करके दूध पिलाया हो। ए अल्लाह तेरे कुदरत का वास्ता देता हूँ, आज मेरा ईमान वाला भाई आज दुनिया के मैदान में खड़ा हुआ है हमारी हक के लिए, हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए। ए अल्लाह तू उसे कामयाब बना दे। इसलिए हम सब दुआ करें और कोशिश भी करें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और जर्नलिस्ट हजरात, आप सभी हजरात इस निस्बत पर जमा हुए हैं कि हमारे शहर के अंदर एक अच्छा कायद, बेहतरीन निज़ाम बनाने वाला जो है खड़ा हो जाए और हमारे दुख दर्द को सुने। आज हम और आप इसी बहस में उलझे हुए हैं कि पता नहीं कौन क्या कर रहा है। किसी की आयब बीनी को न दिखाते हुए जो सामने आपके है उनको जो है मैदान में लाएं। मसलन हमारे नजीब मुल्ला साहब एक बेहतरीन कायद हैं और उनकी हम तस्दीक करते हैं और तमाम उलमा किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं और आवाम को जो है कन्विंस करें कि भाई उनको वोट दें, उनको जो है मैदान में लाएं, उनको जो है उनकी क़ियादत को हम लोग कबूल कर लें तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। और मुमरा शहर के आवाम की जो परेशानियां हैं, हमारा नौजवान तबका जो चर्च और गांजे में डूबा हुआ है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। 15 साल से तो हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान ड्रग्स और गांजा में इस तरीके से लथपथ हैं कि उनको किसी बात की समझ नहीं रही।
आज हमारे और आपके बारे में जो कहा गया है कि हर एक कौम फर फर चली जा रही है और जो चलती थी घुटनों बढ़ी जा रही है, मगर कौम मुस्लिम तुम्हें क्या हुआ है, सवारी से पैदल चली जा रही है। मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, आज अगर हम इसी तरीके से सोते रहेंगे तो कोई और बाजी मार ले जाएगा और फिर हमारा सोना जो है बेकार हो जाएगा और हम दलदल में डूबते चले जाएंगे। आज की मौजूदा एमएलए के बारे में एक शेर कहता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हम खूब समझते हैं साजिश तेरी ए माली, हम खूब समझते हैं साजिश तेरी ए माली, गुलशन में गिरे बिजली एक तेरे इशारे पर। बस मैं इस शेर के साथ अपनी बात को